ठीक है। ओके, बेसिकली आज के सेशन में हम थोड़ा सिलेबस डिस्कस करते हैं। 10th साइंस में हम क्या क्या चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली 10th साइंस में जो आपके चैप्टर्स हैं वो कुछ ऐसे डिवाइडेड है। 9 से ही हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 अलग हो चुका है ना। कुछ हम चैप्टर फिजिक्स के पढ़ते हैं, कुछ केमिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ते हैं और कुछ बायो के चैप्टर्स पढ़ते हैं। ठीक है, फिजिक्स में जो चैप्टर्स हम यहाँ पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में वो है इलेक्ट्रिसिटी, जिसका थोड़ा बहुत नॉलेज आपने क्लास 8 में लिया हुआ है। ठीक है, क्लास 8 में भी आपका थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट था। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का ही एक इफेक्ट होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब आप अगर किसी करंट कैरिंग वायर को लो तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। मतलब आप बोल सकते हैं कि एक करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। अ करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, तो वो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हुआ। ठीक है, थर्ड चैप्टर हम जो यहां पढ़ेंगे वो है लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, मिरर्स क्या होते हैं, लेंसेज क्या होते हैं, है ना, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर है ह्यूमन आईज एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई तो समझ में आ गया होगा, आई का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। आई के अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट का क्या क्या फंक्शन है, कैसे हमें कोई चीज दिखती है, पूरा A to Z हम आई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और कलरफुल वर्ल्ड का मतलब बेसिकली हमारे अराउंड बहुत सारे फिनोमिना होते हैं, है ना। जैसे ट्रैफिक लाइट में रेड कलर को ही क्यों यूज करते हैं स्टॉप के लिए, ग्रीन कलर को क्यों यूज करते हैं जाने के लिए, तो उन सब के पीछे भी कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। ठीक है, कि कलर का क्या लॉजिक है, उस रेड कलर का क्या लॉजिक है। प्रिज्म आपने सुना होगा, प्रिज्म, है ना, उसमें कुछ फिनोमिना होते हैं, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग। हमें लाइट दिख रही है, हमें कोई चीज दिख रही है, इसका मतलब वो स्कैटरिंग हो रही है वहां पे, इसलिए हमको वो चीज दिख रही है, वरना वो चीज हमें नहीं दिखती। ठीक है, तो कुछ फिनोमिना है रिलेटेड टू लाइट, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड लास्ट चैप्टर इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, एग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो खत्म हो सकते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, है ना, ये कुछ ऐसे एनर्जी सोर्सेज है जो खत्म हो जाएंगे अगर हम उनको चेक करके यूज ना करें तो। ठीक है, विंड एनर्जी, बायो एनर्जी, है ना, तो ये आपके जितने भी काइंड ऑफ सोर्स हैं ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कितने रिन्यूएबल हैं, कितने नॉन रिन्यूएबल हैं, कौन से कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, कौन से एनर्जी सोर्सेज नॉन कन्वेंशनल है। ठीक है, वो हम यहां पढ़ने वाले हैं। तो ये रहा हमारा फिजिक्स का पार्ट। केमिस्ट्री में जब हम आएंगे तो केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस हमारा पहला चैप्टर जो आज हम चालू भी करने वाले हैं। ठीक है, कि बेसिकली केमिकल रिएक्शंस होते क्या है, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, है ना, कैसे हम एक गिवन केमिकल इक्वेशंस को कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब अगर मुझे रिएक्टेंट दिया है तो मैं उसके प्रोडक्ट लिख सकता हूं कि ये रिएक्शन होने के बाद इसके प्रोडक्ट क्या आएंगे। ठीक है, फिर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, इसका कुछ पार्ट आपने क्लास 8 में पढ़ा। यू नो अबाउट लिटमस पेपर, आपको पता है मिथिल ऑरेंज क्या होता है, फिनोप्थेलिन क्या होता है। हालांकि आपने कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़े हैं जैसे टर्मरिक, चाइना रोज, सुने नाम, हम सुना लग रहा है, तो ये आपके कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जो आपने क्लास 8 में पढ़े। हम कुछ और इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। उसके अलावा एसिड की प्रॉपर्टी, बेस की प्रॉपर्टी, सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक चैप्टर होगा मेटल एंड नॉन मेटल, इसका भी कुछ पार्ट आपने क्लास 8 में पढ़ा है कि मेटल कितने टाइप के होते हैं या फिर उनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे आर मैल्येबल, दे आर डक्टाइल, सुना सुना लग रहा है, मैल्येबल, डक्टाइल वर्ड। तो ये सब प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी हमने क्लास 8 में पढ़ी है, यहां हम थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे आप एक मेटल को उसी के कंपाउंड से एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे आयरन जो है ना, नेचर में आयरन आयरन के फॉर्म में नहीं है, वो आयरन ओर के फॉर्म में है, Fe2O3। Fe इज आयरन, बट Fe के फॉर्म में नेचर में नहीं है, तो वो किस फॉर्म में है, वो है Fe2O3 के फॉर्म में। तो मुझे Fe चाहिए, मुझे Fe निकालना है, तो वो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन को हम मेटलर्जी बोलते हैं। जो हमारे बस ये बेलाडीला में जो प्लांट लगा हुआ है जो आयरन ओर से आयरन बना रहा है ना, भिलाई स्टील प्लांट, BSP, वो भी यही सब काम कर रहे हैं, आयरन ओर से आयरन बना रहे हैं। ठीक है, तो वो कैसे बनता है, क्या प्रोसेस होते हैं, वो हम मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ेंगे।
फिर एक चैप्टर आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन अपने आप में इतना वर्सेटाइल एलिमेंट है, कार्बन इज एन एलिमेंट राइट, इतना वर्सेटाइल, इतना यूनिक एलिमेंट है कि उसकी अलग से एक केमिस्ट्री होती है। जब आप 11th 12th में जाएंगे, हायर क्लासेस में जाएंगे, तो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग ब्रांच होता है केमिस्ट्री का, जहां पे आप सिर्फ कार्बन कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। एक अलग बुक है बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसका कारण है कि इसका वर्सेटाइल नेचर, इसका यूनिक नेचर के कारण हम कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री का रहेगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल कभी सुना है? एक टेबल है जिसमें सारे एलिमेंट्स अरेंज्ड है। आज तक जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं, इन्वेंट नहीं बोलेंगे, बनाए नहीं है, खोजे हैं, आज तक जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं ना, उनको उस टेबल में अरेंज किए हुए हैं। मतलब टेबल वो कोई फिजिकल टेबल नहीं है कि वो इस टाइप की टेबल होगी, वो जस्ट एक टैबुलर फॉर्म में लिखने का तरीका है जिसको हम पीरियोडिक टेबल बोल रहे हैं। तो वो टेबल के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ठीक है, फिर जब हम बायोलॉजी में आएंगे तो बायोलॉजी में हमारा पहला चैप्टर होगा लाइफ प्रोसेसेस। हमारी लाइफ में जितने भी एसेंशियल प्रोसेस होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन है ना, न्यूट्रिशन, खाना खाना भी जरूरी है, सांस लेना भी जरूरी है, और जो मैं खाना खा रहा हूं, हाँ कुछ बोले, एक्सक्रीशन, हाँ जो मैं पहले, मैं एक्चुअली मैं सीक्वेंस में चल रहा हूं। खाना खाए, जो खाना खाए है ना उसको पहुंचाना भी तो है हर पार्ट्स तक, वरना वो खाना सिर्फ पेट इंटेस्टाइन तक थोड़ी ना रखना है, वो खाने को मुझे पहुंचाना भी है पूरे बॉडी पार्ट्स तक। ईच एंड एवरी सेल शुड गेट दैट न्यूट्रिशन राइट। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टमक में वो खाना पड़ा हुआ है। तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक प्रोसेस होता है जो हमारी बॉडी में होता है। ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, लंग्स तक जा रहा है, बट हर सेल को ऑक्सीजन कौन देगा? ब्लड। तो ब्लड एक आपका ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ठीक है, फिर एक हो गया रेस्पिरेशन, और चौथा जो आपने कहा एक्सक्रीशन। ये चारों एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है जिनके बिना हम जी नहीं सकते। एक लाइफ प्रोसेस रिप्रोडक्शन भी होता है, बट वो एसेंशियल नहीं है। आप रिप्रोडक्शन नहीं करोगे तो आप मर नहीं जाओगे, आप तो जिंदा रहोगे। हाँ, ये अलग बात है कि आपकी स्पीशीज आगे बढ़ेगी नहीं। बोलते हैं ना, वंश कैसे आगे बढ़ेगा अगर आप बच्चे पैदा नहीं करोगे, तो रिप्रोडक्शन राइट। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस आर दोज जिसके बिना हम रह नहीं सकते। तो जो रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन मैंने कहा, ये चारों आपके एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नॉन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस दैट इज रिप्रोडक्शन, वो एक अलग चैप्टर है जिसके बारे में भी आप लोग 8th में पढ़े हो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। आपने फ्लावर के बारे में भी पढ़ा है, हिबिस्कस फ्लावर पढ़े ना, वो रेड कलर का हिबिस्कस फ्लावर, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, सुना सुना लग रहा है सब नाम। तो यहां हम पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का भी थोड़ा पार्ट आपने 8th में पढ़ा है बाय द नेम ऑफ चैप्टर एडोलेसेंस। याद आ रहा है? थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा हमें राइट। तो उस चैप्टर में हार्मोन्स क्या होते हैं, मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, प्यूबर्टी, एडोलेसेंस, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ब्रेन, ब्रेन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी मतलब आपके पेरेंट्स का कैरेक्टर आपने इनहेरिट किया है, आपका कैरेक्टर आपके बच्चे इनहेरिट करेंगे, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय हेरिडिटी, इनहेरिटेंस। तो आपके जीन्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग राइट। तो उसके कारण ही इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, वी आर ऑल्सो इवॉल्व फ्रॉम एप राइट। अफ्रीकन एप से हम इवॉल्व होके आज ह्यूमन होमोसेपियंस बने हैं, वी आर द होमोसेपियंस राइट। तो वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और इसी प्रोसेस को हम इवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, एंड लास्ट चैप्टर इसमें है आवर एनवायरमेंट। इसमें हम अलग अलग टाइप के फिनोमिना पढ़ेंगे, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में 2 कंपोनेंट होते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग, एंड लिविंग नॉन लिविंग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आप 3 के ऊपर डिपेंडेंट हूं, या मैं सिर्फ लिविंग बींग्स के ऊपर डिपेंडेंट हूं। आई एम ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन क्लाइमेट, रेनफॉल, सॉइल, एयर, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग बीइंग।
ऐसा नहीं है कि आप नॉन लिविंग बीइंग के बिना रह सकते हैं, ठीक है। फिर इसी में हम पढ़ेंगे फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है। फूड चेन मतलब आप किसी को खा रहे हो और आप भी किसी के द्वारा खाए जाओगे, उसको कहते हैं अपन फूड चेन। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, कोई हर्बीवरस घास खा रहा है, उस हर्बीवरस को कार्निवरस खा रहा है, उस कार्निवरस को हम खा रहे हैं, मतलब ओमनीवरस खा रहे हैं, राइट। तो ये इसको कहते हैं फूड चेन, तो वो अपन आवर एनवायरमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये शॉर्ट में आपको मैंने पूरा कोर्स बताया है, और ये जो सिलेबस है ना, ये प्री कोविड वाला सिलेबस है। उसके बाद सिलेबस में रिडक्शन हुआ है, आप लोग भी 8th पढ़े 9th पढ़े तो उसमें सिलेबस में रिडक्शन हो रहा था, वैसे ही 10th के सिलेबस में भी कोविड के समय रिडक्शन हुआ था, कम हुआ था। बट अभी अपन ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि अब सब चीजें टाइम पे हो रही हैं, तो अपन ये मान के चल रहे हैं कि पुराना सिलेबस फिर से आ सकता है, ठीक है। बट वो सेमेस्टर वाइज ही होगा, टर्म 1 टर्म 2 जैसा अभी हुआ है, इस बार भी वैसा ही होने का है, ठीक है। तो अपन एक एक करके सारे चैप्टर को डील करेंगे। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन, दैट इज चैप्टर नंबर 1। आपके बुक का एनसीईआरटी साइंस के बुक का चैप्टर नंबर 1 है ये, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मैं थोड़ा सा आप लोग को ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं। केमिकल रिएक्शंस होते क्या है, ये कहां से आए हैं, ठीक है। तो क्लास 9th में आपने 2 टाइप के चेंजेस पढ़े हैं। क्लास 9th में हमने 2 टाइप के चेंजेस पढ़े हुए हैं। पहला होता है फिजिकल चेंज, सुना सुना लग रहा नाम, फिजिकल चेंज, और दूसरा होता है केमिकल चेंज, ठीक है। अगर अपन शॉर्ट में दोनों के बारे में बात करें तो फिजिकल चेंजेस वो होते हैं जिसमें आपके सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, आइदर कलर, स्टेट, सॉलिड से लिक्विड हो गया या लिक्विड से गैस हो गया। हाँ, वो उस टाइप के चेंजेस रिवर्सिबल हो सकते हैं, क्योंकि आप आइस को मेल्ट करोगे तो वो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को सॉलिडिफाई कर दोगे तो वो वापस से आइस बन जाएगा, राइट। तो अल्टीमेटली फिजिकल चेंजेस में कोई नई चीज नहीं बनती है। आइस को आपने बस मेल्ट किया तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना है। बट केमिकल चेंजेस के बारे में जब हम बात करते हैं ना, यहां पे एक नया प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। कोई 2 चीजें आपस में रिएक्ट करके एक नई चीज बनाती है, उस टाइप के चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस बोलते हैं। इसमें एक नई चीज बनेगी। अभी तक आप लोग ये पढ़ते आए हैं कि केमिकल चेंजेस आर इररिवर्सिबल, फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, बट ऐसा नहीं होता कंप्लीटली। देयर आर सम केमिकल चेंजेस विच आर रिवर्सिबल। हम अभी पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस, जब पढ़ेंगे ना तो उसमें हम कुछ रिएक्शंस देखेंगे कि कुछ रिएक्शन रिवर्सिबल भी होते हैं, ठीक है। नॉट ऑल रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, बट देयर आर सम रिएक्शंस व्हिच कैन बी रिवर्स्ड। मतलब रिएक्टेंट से आपने प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट बना लिया, इसको कहेंगे अपन रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं ना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन से, ठीक है। तो एक डेफिनेशन मैंने केमिकल रिएक्शन की लिखी हुई, देखो यहां पे, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस। एक केमिकल सब्सटेंस दूसरा नया केमिकल सब्सटेंस बना रहा है, ठीक है। वही तो बोल रहा है ना, न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, इज नोन एज केमिकल रिएक्शन, ठीक है, या केमिकल चेंज बोल लो। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आप लोगों को लगेगा रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या नया प्रोडक्ट बना है? एक्चुअली जो रस्ट बना है वो नया प्रोडक्ट है, भले वो आयरन को खराब कर रहा होगा, उससे हमको लेना देना नहीं है। अभी हम उसके बारे में बात नहीं करें कि उससे आयरन को नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है, बट नई चीज तो बन रही है ना। पहले आपका वहां पे सिर्फ आयरन था, बस Fe था, बस अब वहां पे Fe2O3 हो गया है, समझ रहे हो, या Fe3O4 हो गया है, तो मतलब नई चीज तो बनी है, राइट। तो उसको हम केमिकल चेंज ही बोलेंगे और उसको हम केमिकल रिएक्शन से ही रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल है, बर्निंग ऑफ कोल। आप जब कोल बर्न करते हो, कोल एक तरह का फॉसिल फ्यूल है, आप जब इसको बर्न करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर, ये सब कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, हमारा घर का एलपीजी, ये सब आपके कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स हैं, है ना। इनमें कार्बन जब बर्न होता है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फिर बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल और मेल्टिंग ऑफ वैक्स दोनों अलग अलग चीजें हैं, अगर आप लोग को याद हो तो। अगर मैं पूछूं मेल्टिंग ऑफ वैक्स, तो दैट विल बी अ फिजिकल चेंज, क्योंकि वहां पे सिर्फ वैक्स मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है।
बट जब हम इसी वैक्स से कैंडल बना देंगे, है ना, और उसके थ्रेड को बर्न करेंगे, तो वहां पे प्रॉपर आपका वैक्स का बर्निंग हो रहा है, एंड दैट वैक्स इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। समझ में आ रहा है? तो ये केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ वैक्स या कैंडल इज अ केमिकल चेंज, बट मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, उसके अलावा बर्निंग ऑफ पेपर, सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कॉटेज चीज और घी, डाइजेशन ऑफ फूड एक्सेट्रा, ये सब आपके केमिकल चेंजेस है। देखिए सब में कोई ना कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है, और फिलहाल यहां जितनी चीजें लिखी ये तो सब इरिवर्सिबल है। यहां जितनी चीजें लिखी हैं दोज आर केमिकल चेंजेस एंड ऑल आर इरिवर्सिबल। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा रिवर्सिबल का, टेंशन मत लो, है ना। तो ये आपके केमिकल चेंजेस से कुछ एग्जांपल हो गए, केमिकल रिएक्शन से कुछ एग्जांपल हो गए। हाँ, नहीं इसको मत लिखो अभी, मैं आपको ये नोट शेयर करूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। मैं जब कोई चीज लिखने बोलूंगा तब उसको लिखेगा। जैसे अभी हम यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स दूंगा मैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, उसको हम लिखेंगे। ठीक है, इन केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ये भी ठीक है, न्यू सब्सटेंस बनेगा which is completely different in properties from the original substance. That rust is different from the iron. रस्ट की प्रॉपर्टी अलग होगी, आयरन की प्रॉपर्टी अलग थी। ठीक है, कोरोजन भी बोलते हैं ना, रस्टिंग का एक्चुअल नेम तो कोरोजन होता है। रस्टिंग तो हम प्रोसेस को कोरोजन बोलेंगे, बट रस्टिंग एक्चुअली ना हम सिर्फ स्पेशली आयरन के लिए यूज करते हैं, बाकी अदर मेटल्स के लिए हम कोरोजन ही बोलेंगे। जैसे अगर आप बोलोगे कि एल्यूमिनियम खराब हो रहा है या एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है तो वो कोरोजन होगा। ठीक है, ओके। सो इन अ केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज टेक प्लेस। कहने का मतलब ये है, और ये पूरा जो ऊपर लिखने का मतलब यही था कि केमिकल रिएक्शंस में केमिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपन। जैसे पीछे जो लिखे थे वो तो बस नाम लिखे हुए थे, यहां पे कुछ रिएक्शंस भी लिखा हुआ है, देखना। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप अपनी जब बुक खोलेंगे ना एनसीईआरटी, सबसे पहले पेज में यही एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। मैग्नीशियम को लिया है इन द फॉर्म ऑफ रिबन, मैग्नीशियम का रिबन लिया है ना, और उसको बर्नर में रख के बर्न किया है। वही जो आप देख रहे हो ना, दैट इज दिस रिएक्शन। मैग्नीशियम में जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग होती है, मैग्नीशियम को रिबन फॉर्म में लिए हैं, ऑक्सीजन आपका एयर से आ रहा है, अलग से कोई ऑक्सीजन नहीं लिए हैं। आप अगर यहीं पे कोई चीज को बर्न करोगे मतलब यू आर बर्निंग इट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज एयर में ऑक्सीजन तो है, और एयर का ऑक्सीजन वाला कंपोनेंट ही है जो बर्निंग में हेल्प करता है। ठीक है, और बनेगा क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो नया प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसको अपन केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, यहां पे फ्लेम जो जनरेट होगी ना वो डैजलिंग व्हाइट फ्लेम बोलते हैं। मतलब व्हाइट फ्लेम तो होगी बट वो थोड़ी सी शाइनिंग वाली होगी, डैजलिंग व्हाइट, मतलब डल व्हाइट नहीं होगा, तो शाइनिंग व्हाइट कलर से वो जलेगा आपका मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, और बनाएगा MgO विच इज अ व्हाइट पाउडर। ठीक है, द केमिकल बिटवीन, केमिकल रिएक्शन होगा वो, केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला बनाना आपने सीखा होगा क्लास 9th में। पोटेशियम क्या होता है? K पॉजिटिव पोटेशियम आयन, और आयोडाइड होता है I नेगेटिव। दोनों के पास 1-1 है चार्ज। तो आप जब इसका फॉर्मूला बनाओगे ना तो फॉर्मूला बनेगा इसका KI। हम डिस्कस कर लेंगे वापस फॉर्मूला अगर आप लोग को डाउट होगा तो। ठीक है, तो पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का जब रिएक्शन होता है ना तो क्या बनता है? एक बनता है लेड नाइट्रेट और दूसरा बनता है आपका पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड। दो चीजें बनेंगी। मतलब अगर आप रिएक्शन को ध्यान से देखोगे ना तो पोटेशियम के साथ पहले आयोडाइड था और लेड के साथ नाइट्रेट था। दिख रहा है? अभी रिएक्शन होने के बाद लेड आयोडाइड के साथ मिक्स हो जाएगा। हम देखेंगे ये किस टाइप का रिएक्शन है और कैसे लिखेंगे इस रिएक्शन को। ठीक है, और पोटेशियम जाके नाइट्रेट के साथ मिक्स हो जाएगा। तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट विल गिव यू पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। देख रहे हो एक्सचेंज हो गया ना, इसका आयोडाइड इसके साथ चला गया और इसका नाइट्रेट पोटेशियम के साथ आ गया। तो आपको ये जो प्रोडक्ट मिला है ना, इसमें एक्चुअली ये जो मैंने एग्जांपल लिया ये क्यों लिखा है मैंने, यहां पे ना हमें लेड आयोडाइड का येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। जब रिएक्शन होगा ना तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन हमें
येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा और वो प्रोडक्ट होगा आपका लेड आयोडाइड। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो आपके रिएक्शन मिक्सचर में नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो इनसॉल्युबल रहेगा। हमें पता है कोई चीज अगर इनसॉल्युबल है तो वो नीचे जाके सेटल हो जाएगी। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे आप पानी में सैंड मिलाओगे तो जाहिर सी बात है वो तो इनसॉल्युबल रहेगा, तो पूरा का पूरा सैंड नीचे जाके सेटल हो जाएगा, जम जाएगा। वही चीज यहां पे ना लेड आयोडाइड के साथ हो रही है। लेड आयोडाइड नीचे जाके जमा हो जाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट आपका क्लियर सॉल्यूशन रहेगा, जैसे पानी होता है क्लियर सॉल्यूशन। मतलब आपको आपके टेस्ट ट्यूब में नीचे येलो कलर का प्रेसिपिटेट दिखेगा ऐसा, और ऊपर पूरा आपका पोटेशियम नाइट्रेट होगा। समझ गए? तो प्रेसिपिटेट बना है इस रिएक्शन में। कंक्लूजन ये है एक्चुअली रिएक्शन यहां लिखने का कि कभी कभार आपके रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी होता है। प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, जो सॉल्युबल नहीं हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड नाम सुने? एक तरह का एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जिंक भी सुना होगा। जिंक एक मेटल है। आप जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाते हो ना तो हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। मतलब कुछ रिएक्शंस में गैसेस का भी इवोल्यूशन होता है, गैसेस का प्रोडक्शन भी होता है। इस रिएक्शन से हम ये बताना चाह रहे हैं। देखो हर एक रिएक्शन का एक काम है जो मैंने यहां पे लिखे हैं, ठीक है। फोर्थ देखो, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन साइट्रिक एसिड। सुना साइट्रिक एसिड? हाँ, लेमन में होता है साइट्रिक एसिड, और हमारे कुछ फ्रूट्स भी होते हैं, ऑरेंज, ग्रेप्स, इनमें साइट्रिक एसिड होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो द रिएक्शन बिटवीन साइट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट भी एक कंपाउंड है जो पर्पल कलर का होता है, ठीक है। रिएक्शन होने के बाद क्या हो रहा है? बेसिकली ये पर्पल कलर कलरलेस हो जा रहा है। इसका मतलब, ये रिएक्शन लिखने का मतलब क्या है? कुछ केमिकल रिएक्शंस में कलर चेंज भी होता है। प्रोडक्ट नया बना है, जरूरी थोड़ा कि नया प्रोडक्ट का भी कलर पर्पल होगा। हो सकता है नया कलर, नया जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका कलर ही ना हो। इट मस्ट बी अ कलरलेस सब्सटेंस। तो आपका जो पर्पल कलर है वो कलरलेस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो हमने तीन चीजें देखी। अ केमिकल रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और इवोल्यूशन ऑफ गैस और कलर चेंज। ये सारी चीजें केमिकल रिएक्शन में हो सकती हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं। मतलब आप कैसे पहचानोगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है? ये सब चीजें देख के, ठीक है। दो और हैं। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम। ये क्विक लाइम होता है बेसिकली आपका CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम का नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। एंड वाटर। आप जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को मिक्स करते हो ना तो बनता है लाइम वाटर। क्विक लाइम प्लस वाटर इज लाइम वाटर, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का ट्वाइस। इसको आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से पढ़े हो क्लास 9th में। दिस इज नोन एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब ये रिएक्शन होता है ना तो हीट जनरेट होती है। आप CaO लेके आओ, उसको पानी में डाल दो, पानी गर्म हो जाएगा। आपने पानी को गर्म नहीं किया ना, आपने पानी को नीचे से हीट किया। वो कैल्शियम ऑक्साइड के मिलने के बाद वो पानी अपने आप गर्म हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बना, बट साथ में हीट भी लिबरेट किया है। उससे आपके ओवरऑल सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। पहले पानी नॉर्मल टेम्परेचर में था, आपने जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड उसमें लाके डाला, पानी का टेम्परेचर बढ़ गया। तो केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी चेंज होता है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन स्टेट। जैसे आपने वो एग्जांपल जो देखा हमने, वैक्स का बर्निंग। वैक्स का जब बर्निंग किया तो वैक्स सॉलिड था, बट बर्निंग होने के बाद जो ऊपर फ्लेम जा रही, जो गैस जा रही है, मतलब वो पूरा सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में। समझ गए? तो चार चीजें हो गई, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कलर चेंज, इवोल्यूशन ऑफ गैस
एंड चेंज ऑफ स्टेट। ये सारी चीजें हमारे केमिकल रिएक्शन में हो सकती है। समझ में आया कंक्लूजन? केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? दे आर द केमिकल चेंज, जहां पे कोई ना कोई नया प्रोडक्ट बनता ही है और वो नया प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज जिनसे वो बना है उनसे अलग होगी। फिर इनमें से आप कोई भी चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं उस रिएक्शन में, आइदर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, या गैस का इवोल्यूशन होगा, या कलर चेंज होगा, है ना, या फिर हीट टेम्परेचर बढ़ेगा, या फिर स्टेट चेंज होगा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन जब होता है तो इनमें से कोई चेंजेस हो सकते हैं, ये बताना चाह रहा हूं मैं आप लोग को। क्लियर है? अभी तक जो मैंने पढ़ा है उसका कंक्लूजन है बेसिकली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं केमिकल इक्वेशन में। ठीक है, केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया ना क्या होता है? ठीक है, अब आते हैं केमिकल इक्वेशन में। वो सब जो लिखा था ना, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, फिर बीच में एरो था, देखो मैं आपको पीछे एक रिएक्शन दिखा था जो हमने लिखा था। सबका रिएक्शन नहीं लिखा है मैंने अभी इंपॉर्टेंट नहीं है रिएक्शन फिलहाल, इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। अब इक्वेशन, जैसे ये जो लिखा हुआ है, ये इसको कहते हैं हम इक्वेशन। जो हो रहा है वो रिएक्शन है, जो चीज हो रही है ना उसे हम रिएक्शन बोल रहे हैं, बट उस रिएक्शन को मैं रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हूं? ऐसे लिख के, वर्ड फॉर्म में या सेंटेंस फॉर्म में। ऊपर सेंटेंस भी तो लिखा है, इसी चीज का ऊपर क्या लिखा है? सेंटेंस लिखा है, उसी चीज का नीचे वर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखा है। तो इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जो प्रोसेस हो रहा है वो तो केमिकल रिएक्शन है, पर उस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीके को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो कि केमिकल इक्वेशंस आर द स्टेटमेंट्स आइदर इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस और इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, या फिर हम उसको सिंबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वहां मैं जिंक की जगह Zn भी लिख सकता हूं, समझ रहे हो? तो तीन तरीके से हम इक्वेशन लिख सकते हैं, तीन तरीके से हम अपने केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेंटेंस के फॉर्म में, वर्ड के फॉर्म में, या सिंबल के फॉर्म में, लाइक दिस इज जिंक, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज जिंक सल्फेट, ठीक है, एंड दिस इज हाइड्रोजन गैस। समझ गए? तो तीन तरीकों से केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्लियर है? अब जो इक्वेशन अपन लिखते हैं उनमें तीन चीजें थी। लेफ्ट में कुछ लिखा हुआ था, यहां मैंने एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन लिया। ए और बी नाम का कोई केमिकल नहीं होता, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन है। ना ए और बी नाम का कोई केमिकल होता है, ना सी और डी नाम का कोई केमिकल होता है। जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए एबीसीडी ले लिया, ठीक है। तो लेफ्ट में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, राइट में कोई चीजें लिखी हुई हैं, और बीच में एरो है। देख रहे हैं? तीन पार्ट है आपके रिएक्शन, आपके इक्वेशन में, सॉरी, है ना। तो लेफ्ट वाली चीजों को हम कहते हैं रिएक्टेंट, जो एक्चुअल में रिएक्ट हो रहे हैं, दे आर टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। ए प्लस बी रिएक्ट करके सी प्लस डी बना रहे हैं, सी और डी बना रहे हैं। तो राइट वाले को हम कहेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। तो सब्सटेंसेस विच आर टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट, and the substances which are formed in a chemical reaction are known as products. Clear है? अब बीच वाला एरो हमें बताता है कि डायरेक्शन क्या है। वो एरो से हमें पता चल रहा है कि लेफ्ट वाला रिएक्टेंट है, राइट वाला प्रोडक्ट है। तो बेसिकली एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किस तरफ प्रोसीड कर रहा है? द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, है ना। तो इस तरह से अपन केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ू। क्लियर है? हमने पीछे भी जो रिएक्शन देखे ना सब, उसमें जो लेफ्ट साइड में लिखे थे सारे रिएक्टेंट थे और राइट साइड वाले सारे प्रोडक्ट थे। ठीक है, अब हम अपने इक्वेशन को कैसे थोड़ा और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। इंफॉर्मेटिव का मतलब उस इक्वेशन को देख के आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, जैसे अब ए और बी, सी और डी सिंपली ऐसा लिख दिया है। अब ए जो केमिकल है
वो किस फॉर्म में है, क्या वो सॉलिड है, क्या वो लिक्विड है, क्या वो गैस है, किसको पता? जो रिएक्शन किया उसी को पता होगा। अगर ये रिएक्शन मैंने किया है, मैं एक साइंटिस्ट हूं, तो मुझे ही पता होगा कि मैंने ए और बी को किस स्टेट में लिया था, ये मैं ही जानता हूं, श्रुति को नहीं पता होगा, राइट? तो अगर श्रुति को पता करना है तो इक्वेशन में मैं ऐसा कुछ लिखूं जिससे श्रुति को पता चल जाए, मतलब मैं अपने इक्वेशन को थोड़ा इंफॉर्मेटिव बनाऊं, ताकि इक्वेशन देख के समझ में आ जाए कि रिएक्टेंट किस स्टेट में लिए गए थे और प्रोडक्ट किस स्टेट में बने हैं। वरना क्या होगा, उस रिएक्शन को करने में मैंने कुछ साल लगाए, फिर उतना ही टाइम आपको लगेगा उस रिएक्शन को करने में, समझ रहे हो सकता है मैंने 3 साल में एक रिएक्शन कंप्लीट कर लिया, बहुत टाइम लग जाता ना रिएक्शंस करने में, एक्सपेरिमेंट करेंगे, अलग अलग टेम्परेचर में मैं रिएक्शन करवाऊंगा, अलग अलग स्टेट्स में मैं रिएक्शन करवाऊंगा, तो रिएक्शन या कोई भी चीज बनने में टाइम लगता है। तो अगर मैंने उस फॉर्मूला को क्रैक कर लिया है तो मैं उसका इंफॉर्मेशन दे दूं, ताकि आप अगर वो चीज बनाना चाहो तो आपके लिए आसान हो जाए बनाना, समझ रहे हो? तो पहला पॉइंट होता है जिससे हम अपने इक्वेशन को थोड़ा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, वो होता है हम अपने रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट मेंशन कर दें रिएक्शन में ही। जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड वाला जो रिएक्शन है, इसमें जिंक का फिजिकल स्टेट क्या है, हम यही लिख दे ब्रैकेट में। अगर मैंने जिंक को सॉलिड फॉर्म में लिया हुआ है तो मैं यहीं पे ब्रैकेट में क्या लिख दूं, एस। नीचे नाम लिखते हैं अपन, नीचे क्या लिखते हैं अपन, नाम, जिंक, ZINC, सल्फ्यूरिक एसिड, नाम लिखते हैं नीचे। ब्रैकेट में राइट हैंड साइड में उसके हम उसका स्टेट बताते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, कोई भी एसिड ना पानी में बनता है, कोई भी एसिड किसमें बनता है, पानी में, मतलब एसिड है मतलब उसके अंदर पानी होगा, और पानी वाले सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। एक्वस सॉल्यूशंस क्या हो गए, सब्सटेंसेस डिसॉल्व्ड इन वाटर, उसको हम एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे अगर मैंने 1 गिलास पानी में नमक को घोल दिया, मैंने 1 गिलास पानी लिया और NaCl जो हमारा नमक होता है, टेबल सॉल्ट, उसको मैंने घोल दिया, तो अब वो कहलाएगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, समझ गए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो एनी सॉल्यूशन विच इज मेड इन वाटर, आपने 9th में सॉल्यूशन तो पढ़ा है ना, सॉल्यूट, सॉल्वेंट पढ़े। एक सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जो मैंने यहां पे आपको NaCl प्लस वाटर बताया, इसमें NaCl क्या था, सॉल्यूट, वाटर क्या था, सॉल्वेंट, समझ में आ गया? तो एक्वस सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होंगे जो पानी में बने हुए हैं, जिनका सॉल्वेंट वाटर है, ठीक है? तो उसके ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगा, AQ, समझ गए? AQ रिप्रेजेंट्स एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है? अब हमने पीछे देखा था कि कई बार आपका रिएक्शन में गैस का फॉर्मेशन भी होगा, देखे थे ना? जैसे इसी रिएक्शन में ZnSO4 तो बनेगा और वो भी एक्वस फॉर्म में ही रहेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस जो बन रही है ना, वो गैस के फॉर्म में रहेगी, तो उसके ब्रैकेट में मैं क्या लिख दूंगा, G, समझ गए? तो इस तरीके से हम अपने रिएक्शन को थोड़ा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है रिएक्शन में कि सर ने जिंक को सॉलिड फॉर्म में लिया था, एसिड को एक्वस फॉर्म में, तब जाके ZnSO4 एक्वस फॉर्म में बना है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है, इवॉल्व हुई है, ठीक है? क्लियर है? इसके अलावा एक और फॉर्म होता है जिसको अपन लिक्विड स्टेट कहते हैं। लिक्विड स्टेट का मतलब ना उसका मोल्टन फॉर्म होता है। जैसे आयरन को अगर मैं पानी में डाल दूं तो आप उसको लिक्विड स्टेट मत बोल देना, आयरन को अगर मैं पानी में डाल दूंगा ना तो वो तो उसका एक्वस स्टेट हुआ। लिक्विड स्टेट कब होगा, जब मैं उस आयरन को हीट करके मेल्ट करूंगा, समझ गए? जब वो आयरन को हीट करूंगा और जब वो मेल्ट हो जाएगा ना, तभी तो उसको लिक्विड फॉर्म बोलेंगे। क्लियर है? तो लिक्विड फॉर्म समझ में आ गया ना, सॉलिड फॉर्म। लिक्विड और एक्वस में कंफ्यूजन होता है कई बार, तो हमेशा याद रखना लिक्विड फॉर्म का मतलब मोल्टन फॉर्म होता है उस चीज का, और एक्वस फॉर्म का मतलब उस चीज का सॉल्यूशन पानी में। एक्वस वर्ड ही पानी से आया है, एक्वागार्ड, एक्वागार्ड मींस
पानी को प्रोटेक्ट करने वाला, पानी को गार्ड करने वाला। तो ये एक्वस वर्ड एक्वा का एक्वा से ही आया है, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट? मतलब हम अपने रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट को बता के अपने रिएक्शन को और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट देखिए, अभी हमने पीछे बात की थी ना कि आपके केमिकल रिएक्शंस में टेम्परेचर का चेंज होता है। टेम्परेचर हो सकता है इंक्रीज हो जाए, टेम्परेचर हो सकता है डिक्रीज हो जाए। टेम्परेचर इंक्रीज कब होगा? जब आपके रिएक्शन के बाद हीट प्रोड्यूस होगी। जैसे वो कैल्शियम ऑक्साइड वाला रिएक्शन याद है, जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड को लाके पानी में डाला तो पानी गर्म हो गया था, राइट? तो वहां पे आपका ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ा ना, बढ़ा क्यों? क्योंकि हीट लिबरेट हुई है, हीट जनरेट हुई है, हीट इवॉल्व हुई है। तीनों का मतलब एक ही है, जनरेट होना, क्रिएट होना, इवॉल्व होना। हीट रिएक्शन में बनी है, उस टाइप के रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, थर्म का मतलब होता है हीट। हीट उस रिएक्शन से बाहर आई है। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हाँ, उस टाइप के रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक, उसके वर्ड में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है। एक्सो आपके एग्जिट से आया है और थर्म मतलब हीट। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एग्जिट कर रही है, मतलब निकल रही है, बाहर आ रही है, ठीक है। और एंडोथर्मिक जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। समझ रहे? आप हीट दिए हो, तो इसका मैं एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन लिख के बताता हूं। देखो यहां पे A प्लस बी गिव्स C प्लस D प्लस हीट। अगर ऐसा कहीं रिएक्शन लिखा हुआ है, ये हीट की जगह एक वैल्यू होगी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी का यूनिट होता है जूल्स। हो सकता है ये हीट आपकी 50 किलो जूल है, 50 किलो जूल। तो हम अगर रिएक्शन ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ जाना कि रिएक्शन होने के बाद हीट लिबरेट हुई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? पर अगर किसी रिएक्शन को कराने के लिए हीट देना पड़ा है तो उसको हम एंडोथर्मिक बोलेंगे। एंटर हो रही है ना हीट, एंडो, एन केम फ्रॉम एंटर, ठीक है। तो यहां पे आपका प्रोडक्ट बन गया C प्लस डी। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक। एग्जाम्पल नहीं बोलना चाहिए, ये तो मैं आपको एक तरह का हाइपोथेटिकल इक्वेशन बता रहा हूं। ये इक्वेशन का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। बस ये बताने के लिए कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे दिखेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कैसे दिखेंगे, इक्वेशंस कैसे दिखेंगे, ठीक है। डेली लाइफ के दो एग्जांपल यहां पे दिए हुए, देखो। एक है रेस्पिरेशन, दूसरा है कुकिंग, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में आपको बताता हूं मैं क्या होता है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन? जल्दी बताओ। ओके, दैट इज ब्रीदिंग। आपने जो बताया ना, उसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं। सांस लेना, सांस छोड़ना, ये रेस्पिरेशन नहीं है, ये ब्रीदिंग है। कुछ बोल रहे थे? यही बोल रहे थे? अच्छा, वही चीज बोल रहे थे, ठीक है। रेस्पिरेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? जो ऑक्सीजन आपने अंदर लिया है उससे खाने का ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी बननी चाहिए। हम खाना क्यों खाते हैं? ताकि हमें एनर्जी मिल सके, राइट। इधर देखो एक बार, इधर ध्यान देना। C6H12O6, दिस इज द फूड वी हैव टेकन इन। हम जितना भी खाना खाते हैं ना, उसमें जितना भी स्टार्च होता है, जैसे अगर आपने राइस खाया, आपने पोटैटो खाया, तो इस सब में स्टार्च होता है। स्टार्च सुने हैं पहले, है ना? एक तरह का ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, न्यूट्रिशन का एक पार्ट है स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट तो सुने हैं ना? राइस, पोटैटो, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो ये अल्टीमेटली डाइजेस्ट होकर ना ग्लूकोज बन जाता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, दिस इज ग्लूकोज। ये ऐसे नाम लिखते हैं, आप बोल रहे थे ना कि सर नीचे लिखते हैं, नीचे नाम लिखते हैं अपन, ठीक है। ये ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर है, खाना हमने खाया है, ये ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर है, ठीक है। अब मैं सांस लिया, ऑक्सीजन गया अंदर, वो इस ग्लूकोज के साथ मिक्स होगा,
और जितना भी कार्बन है ना उसको चेंज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड में बाहर, प्लस वाटर। ये वाटर किसके फॉर्म में जाएगा? यूरिन, स्वेट, सलाइवा, समझ रहे हैं क्या? वाटर उस फॉर्म में जाएगा। प्लस मेन चीज तो भूल गए, एनर्जी। इतना मैं बोल रहा हूं, इतना देर से मैं चल रहा हूं, इसके लिए एनर्जी चाहिए ना, तो ये एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब आप लोग को थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, ये तो सुने अपन, कहां सुने एटीपी? हाँ बायोलॉजी में। कहा? क्लास नहीं पूछ रहा हूं मैं टॉपिक पूछ रहा हूं। सेल, सेल के अंदर कहा? माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोग अंदर जा रहे हो मतलब धीरे धीरे ना। पहले आप 8th क्लास में आए, बायोलॉजी में आए, सेल में आए, अब सेल के अंदर घुसा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ आवर सेल, राइट, जहां पे एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये वही एनर्जी है, यही रिएक्शन से तो एनर्जी बनती है, और इसी रिएक्शन को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। समझ में आ गया? तो एनर्जी जो बन रही है ना, ये इन द फॉर्म ऑफ हीट भी आती है, इसलिए अपन इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कंक्लूजन ये है। क्वेश्चन आता है व्हाई रेस्पिरेशन इज अ एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन? क्योंकि इसमें हीट लिबरेट हो रही है। प्रोडक्ट साइड में लिखा है ना, मैंने अगर ये एनर्जी को यहां लिखा होता ना रिएक्टेंट साइड में, तो आप बोलते सर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हीट एब्जॉर्ब किए हैं, बट यहां तो हीट रिलीज हो रही है। एम आई क्लियर? तो हीट रिलीज मतलब एक्सोथर्मिक, हीट एब्जॉर्ब एंडोथर्मिक। समझ गए? अगर आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो एंडोथर्मिक, अगर आपके प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक। एम आई क्लियर? है ना? एक और जो नीचे प्रोसेस दिया था वो कुकिंग का था। खाना बनाते समय तो आप गैस चालू करते हो ना, मतलब आप उस रॉ मटेरियल में हीट दे रहे हो तब जाके खाना बना, तो वो एंडोथर्मिक। आपने हीट दी है ना, नहीं समझे? सब्जी अपने आप तो नहीं बनेगी ना, ऐसा थोड़ा सब्जी बनेगी और आग निकलेगा सब्जी से, ऐसा तो नहीं। आपने नीचे से स्टव या ओवन को ऑन, गैस को ऑन किया है, आप हीट दे रहे हो, मतलब आपकी सब्जी हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, मतलब कुकिंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक, रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक। दोनों ही केमिकल चेंज है, याद रखिएगा। कुकिंग भी केमिकल चेंज है, इरिवर्सिबल है, ठीक है? समझ गए ये पूरा? ठीक है, मैं एक एक वर्ड फिर रीड नहीं कर रहा हूं यहां पे, ठीक है? चलिए, अगला तरीका जिससे हम अपने इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं वो है हम अपने रिएक्शन की कंडीशन को भी मेंशन कर दें। कंडीशंस मतलब टेम्परेचर, प्रेशर। देखो हर रिएक्शन रूम टेम्परेचर में नहीं होता है, कुछ रिएक्शन के लिए हमको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ता है, कुछ रिएक्शंस लो टेम्परेचर पे होते हैं, कुछ रिएक्शंस को 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगता है। अभी जो हम राइट नाउ जो प्रेशर झेल रहे हैं वो 1 एटमॉस्फेयर है, बट हम प्रेशर बढ़ा सकते हैं किसी भी चीज का, है ना? तो हर रिएक्शन एक ही कंडीशन पे नहीं होता है, तो कंडीशन मेंशन करके भी हम और रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं कि मैंने इस रिएक्शन को इतने प्रेशर में किया है और इतना टेम्परेचर सेट करके किया है, तभी ये रिएक्शन होगा, अदरवाइज ये रिएक्शन कुछ भी कर लो नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है? अगेन ये मैं ही डिसाइड करूंगा क्योंकि मैंने इक्वेशन, मैंने रिएक्शन कराया है। जैसे मैं ही डिसाइड कर रहा था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट्स क्या है, वैसे ही मुझे पता है कि रिएक्शन कराते समय मैंने कंडीशंस क्या ली है। जैसे एक एग्जांपल लिखा है यहां पे, CH3OH तभी बनेगा जब आप कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को 340 एटमॉस्फेयर प्रेशर दोगे तब। समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है? मान लो श्रेयांश ने यही रिएक्शन को 100 ATM में कराना चाहा, तो नहीं बनने वाला CH3OH। ये मैंने फाइनल रिएक्शन काफी बार एक्सपेरिमेंट करके दिया होगा,
पहले मैंने भी हो सकता है 100 एटीएम में करवाया होगा रिएक्शन को, फिर मैंने इंक्रीज किया होगा प्रेशर, और फाइनली 340 एटीएम प्रेशर में मुझे अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट मिला है। तो जब मैं इसका इक्वेशन लिखूंगा ना, तो मैं उसके एरो के ऊपर या नीचे उसकी कंडीशन मेंशन कर दूंगा, ताकि आगे जाके आप लोग को दिक्कत ना हो इस रिएक्शन को फिर से करने में। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो टेम्परेचर भी लिख सकते हैं अपन। देखो एक और नीचे एक रिएक्शन लिखा हुआ है जहां पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों लिखा हुआ है। ये रिएक्शन को आप रूम टेम्परेचर में कराओ, कभी नहीं होगा। ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर में कभी नहीं होगा। ये रिएक्शन कब होगा? जब आप 300 एटीएम प्रेशर और 300 डिग्री सेल्सियस का एटमॉस्फेयर क्रिएट करोगे। यहां तो नहीं कर सकते 300 डिग्री, है ना? हमारी तो 40 डिग्री में हालत खराब हो जाती है, एसी चालू करना पड़ता है, पसीना पसीना हो जाते हैं, राइट? 300 तो क्या है, मतलब हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे 300 में। तो इसके लिए अलग चेंबर बनेगा। उस चेंबर में आप अपने रिएक्टेंट को डालोगे, बाहर से उस चेंबर को हीट करोगे, तब इतना टेम्परेचर पहुंचेगा, तब जाके आपका रिएक्शन होगा। समझ गए? तो कंडीशंस मतलब टेम्परेचर, प्रेशर। और एक चीज और होती है, कई बार क्या होता है ना, हम अपने रिएक्शन को फास्टर करने के लिए हम अपने रिएक्शन में कुछ ऐड करते हैं, कुछ केमिकल्स और ऐड करते हैं। उन केमिकल्स को हम कैटलिस्ट बोलते हैं। तो वो क्या ऐड किया नहीं जानूंगा ना। अगर रिएक्शन मैं करवा रहा हूं तो मैं ही जानूंगा कि मैंने उसको, उस रिएक्शन में मैंने और क्या चीजें ऐड की हैं। देखो वो चीज ऐड करने का रीजन बस एक ही होता है, मैं अपने रिएक्शन को फास्टर कराना चाहता हूं। कोई रिएक्शन अगर स्लो है तो उसको मैं फास्ट कर सकता हूं कोई चीज को ऐड करके, और उस चीज को हम कैटलिस्ट बोलते हैं। कैटलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच इज नाइदर अ रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट नहीं है, वो प्रोडक्ट भी नहीं है, ना वो रिएक्टेंट है ना वो प्रोडक्ट है। वो क्या करेगा? बट द रिएक्शन टेक प्लेस ओनली इन इट्स प्रेजेंस और द रिएक्शन स्पीड्स अप। ये है मेन पॉइंट इसका। कैटलिस्ट के कारण आपका रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है? वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, मतलब प्रोडक्ट में आपको इसका कोई पार्ट नहीं दिखेगा। ना जिंक दिख रहा है आपको, यहां पे दिख रहा है, यहां पे कहीं जिंक Zn नहीं दिख रहा, ना क्रोमियम दिख रहा है Cr। आप बोलोगे सर O तो दिख रहा है, पर O और H तो यहां पे भी है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो कैटलिस्ट नेवर टेक पार्ट इन अ रिएक्शन, दे आर नाइदर reactants nor they are products, they just speeds up our reaction, that's it। और हर रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि हर रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज करें, ऐसा नहीं, ठीक है? हम एक रिएक्शन जानते हैं, फोटोसिंथेसिस। सुने फोटोसिंथेसिस? द रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, जहां पे उनका रॉ मटेरियल CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना वो स्टोमेटा से। उनके पास नाक तो नहीं है ना कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए, तो स्टोमेटा से वो क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। वाटर उनके पास पहुंचता है जाइलम से। जाइलम सुने ना टिश्यूज में? जाइलम उनका एक ट्रांसपोर्टिंग वाला टिश्यू है जो पानी को रूट से शूट्स तक लेके जाता है। और इन दोनों की हेल्प से प्लांट्स खाना बनाते हैं। तो खाने को अगेन अपन ग्लूकोज से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस हमारे लिए वो ऑक्सीजन देते हैं। हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। बैलेंस मेंटेन है, ना कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है ना ऑक्सीजन कम पड़ रहा है हमें। वो तभी होगा जब ट्रीज और प्लांट्स एक क्वांटिटी में रहेंगे, है ना? अगर हम ट्रीज को कट कर देंगे तो ये बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा, इनबैलेंस की सिचुएशन आ जाएगी। समझ रहे हैं? तो अब ये रिएक्शन में क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहे हैं। अभी ये रिएक्शन इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि इस रिएक्शन में मैंने कंडीशंस मेंशन नहीं की। क्या ये रिएक्शन हमेशा होता है क्या? कब होता है? सनलाइट के प्रेजेंस में। वेरी गुड। तो यहां मुझे लिखना होगा दिस इज द कंडीशन एट विच दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस, अदरवाइज इट विल नॉट हैपन। समझ गए? और क्लोरोफिल, ये भी सुने होंगे क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में होता है। प्लास्टिड, क्या बोलते हैं इसको अपन? प्लास्टिड्स ना, विच आर द कलर्ड कंपोनेंट। आपके प्लांट्स अलग अलग कलर के होते हैं ना, कोई रेड है, कोई ग्रीन है, कोई पर्पल है ना? बैंगन पर्पल है, टमाटर लाल है, मटर हरा है,
इनमें अलग अलग टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं जिनके कारण उनको वो कलर मिलता है। तो क्लोरोप्लास्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर बिकॉज इट हैज गॉट अ ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, और इसके प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगा। अब आपका रिएक्शन कंप्लीट है, समझ रहे हो? क्लियर है सभी को, है ना? तो इस तरीके से ना हम अपने रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। लास्ट तरीका एक और मैं बता रहा हूं आप लोग को इंफॉर्मेटिव बनाने का। हमने पीछे दो चीजों के बारे में बात की थी। एक हमने बात की थी प्रेसिपिटेट के बारे में, याद है? प्रेसिपिटेट क्या था? एक सॉलिड सब्सटेंस जो सॉल्युबल नहीं होता है, नीचे जाके सेटल हो जाता है। और एक हमने बात की थी इवोल्यूशन ऑफ गैस। हमारे कुछ रिएक्शन में गैस भी बनती है और कुछ रिएक्शन में प्रेसिपिटेट भी बनता है। तो इनको भी ना एक सिंबल होता है जिसके हेल्प से हम इनको दिखा सकते हैं। जैसे कहीं वही अपन लेड आयोडाइड वाला रिएक्शन ले लेते हैं। क्या रिएक्शन था? पोटेशियम आयोडाइड, KI लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है, प्लस लेड नाइट्रेट। ये फॉर्मूला होता है। अभी फॉर्मूला का टेंशन मतलब कि सर फॉर्मूला कैसे लिख दिया, हालांकि आप लोग ये पढ़े हो कैसे बनाते हैं फॉर्मूला, है ना? इससे जो आपका रिएक्टेंट मतलब प्रोडक्ट जो बनता है ना, वो बनता है PbI2 प्लस KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। इसमें से येलो प्रेसिपिटेट किसका बन रहा था? लेड आयोडाइड का, राइट? याद करो ना रिएक्शन थोड़ा, लिखे थे ना अपन पीछे। तो इसको दिखाने के लिए ना अपन यहां पे डाउनवर्ड एरो लगा देते हैं। डाउनवर्ड एरो का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो इससे मुझे इंफॉर्मेशन मिली ना कि जो प्रेसिपिटेट बन रहा है वो किसका बन रहा है? इसका बन रहा है, ना कि इसका। ये तो आपके एक्वस फॉर्म में रहेगा और ये आपका सॉलिड फॉर्म में है। अभी तो प्रेसिपिटेट है, समझ गए? और इसके नीचे मैं लिख भी सकता हूं येलो PPT। PPT स्टैंड्स फॉर प्रेसिपिटेट, नॉट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है? क्या है वो? प्रेसिपिटेट, ठीक है? तो बाय यूजिंग डाउनवर्ड एरो आई कैन रिप्रेजेंट फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्लियर है यहां तक? और इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए जैसे अपन एक रिएक्शन लिए थे, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनी थी, याद है? तभी तो अपन वहां पे लिखे थे कि सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस। और गैस क्या होती है? हल्की होती है। तो गैस कहां जाएगी? ऊपर जाएगी। तो इसको हम अप एरो से डिनोट करेंगे। तो कहीं अप एरो लगा है मतलब समझ जाना इवोल्यूशन ऑफ गैस, कहीं डाउन एरो लगा हुआ है इसका मतलब समझ जाना फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। समझ गए? इसके अलावा जो मैंने आप लोग को आज एक बात बोली ना कि रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो सकते हैं। तो कैसे पहचानोगे कौन सा केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल है, कौन सा केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल है? उसके एरो को देख के, उसके एरो को देख के हम समझ जाएंगे कि कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है या नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन आपको बताता हूं मैं। N2 आपका होता है नाइट्रोजन गैस, ठीक है, और H2 होता है हाइड्रोजन गैस। इसके रिएक्शन से बनता है अमोनिया, NH3 इज अमोनिया। इस रिएक्शन की खास बात यह है कि ये रिवर्सिबल है। N2 और H2 से NH3 भी बन सकता है और NH3 पड़े पड़े वापस से N2 और H2 में चेंज भी हो सकता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन को हम ऐसे डबल हेडेड एरो से शो करते हैं। कहीं अगर डबल हेडेड एरो आपको दिख जाए समझ जाना ये केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल है। समझ गए? और अभी हमने जो पीछे दो रिएक्शन लिखे थे, यहां तो सिंगल हेडेड एरो है, मतलब ये आपके इरिवर्सिबल रिएक्शन है। समझ गए? ये पांचवा तरीका हो गया रिएक्शन को और इंफॉर्मेटिव बनाने का। फर्स्ट तरीका था बाय मेंशनिंग देयर फिजिकल स्टेट, सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, एक्वस है, पहला तरीका। दूसरा तरीका हो गया हीट लिबरेट हो रही है कि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, वो भी लिख दो, एंडो है कि एक्सो है, और हमारा नैतिक दूसरा तरीका। तीसरा तरीका आपका प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रहा है तो डाउनवर्ड एरो, गैस इवॉल्व हो रही है तो अपवर्ड एरो, रिएक्शन रिवर्सिबल है तो डबल साइडेड एरो, और अगर रिएक्शन इरिवर्सिबल है तो सिंगल साइडेड एरो।
And last but not the least, conditions. Conditions are to be mentioned above or below the arrow. That conditions include temperature, pressure and catalyst, if any. अगर आपने कैटलिस्ट यूज किया है, टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के अलावा कोई टेम्परेचर पे रिएक्शन करवा रहे हो, प्रेशर अगर आप कोई और पे करवा रहे हो, तो दैट हैज टू बी मेंशन्ड इन द एरोस. एरोस के ऊपर नीचे मेंशन करेंगे. ठीक है. टू मेक मोर इंफॉर्मेटिव आप नीचे नाम भी लिख दो, रिएक्टेंट के नाम लिख दो, प्रोडक्ट के नाम लिख दो, उससे आपका रिएक्शन और इंफॉर्मेटिव हो जाएगा. क्लियर है? तो दीज आर सम मेथड्स जिनके हेल्प से हम अपने रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं. रिएक्शन तो होता है, इक्वेशन लिखा जाता है, तो लिख के आप उसको इंफॉर्मेटिव बना सकते हो. समझ गए? लक्ष्य समझ में आ रहा है? यस सर. सो तो नहीं गया है? नो सर, नहीं सो रहे. ठीक है, क्योंकि मैं बीच में एक बार भी पूछा नहीं आपसे, है ना? समझ में आना एक एक पॉइंट? यस सर. ओके. तो ये ना आपका केमिकल इक्वेशन का पार्ट था. हमने चैप्टर का नाम क्या पढ़ा? केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस. तो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं ये तो हम देख लिए. कितने टाइप के होते हैं ना, हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे. बट आज हमने पढ़ा है कि केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, किन किन फॉर्म में लिख सकते हैं, सेंटेंस के फॉर्म में, वर्ड के फॉर्म में और सिंबल के फॉर्म में. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन देखेंगे, बैलेंसिंग देखेंगे, फिर हम आएंगे केमिकल रिएक्शंस में. ठीक है. ठीक है. आज की क्लास में कोई डाउट किसी को?